दक्षवाणी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और कहना चाहिए दुखद विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। जी। हाथी और इंसानों के बीच जो टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर। बिल्कुल। हाल ही में झारखंड में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना हुई। एक जंगली हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाँ, और उनमें से 4 तो एक ही परिवार के सदस्य थे। ये कोई अकेली घटना नहीं है। वही तो। ये तो बस एक उदाहरण है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 500 से ज्यादा लोग और करीब 100 हाथी इस टकराव में अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ जमीन या फसल की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे कई गहरे और जटिल कारण छिपे हैं। और आज हम इन्हीं कारणों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम हाथियों के व्यवहार के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और इस टकराव के उन मानवीय पहलुओं पर भी गौर करेंगे जिन पर अक्सर बात नहीं होती। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये टकराव कोई अचानक से शुरू हुई चीज नहीं है, बल्कि दशकों से चल रहे बदलावों का नतीजा है। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं। 500 इंसानी मौतें, 100 हाथियों की मौत और इसके अलावा लगभग 8 से 10 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हर साल। हर साल। ये तो एक बहुत बड़ी कीमत है जो दोनों ही पक्ष चुका रहे हैं। और इस बढ़ते टकराव की सबसे बड़ी वजह जो है वो है हाथियों के अपने घर का, यानी उनके प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और टूटना, जिसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जी। सोचिए कि हाथियों का घर एक बड़ी सी रोटी है। अब अगर हम उस रोटी के कई छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़े कर दें तो उनके लिए एक टुकड़े से दूसरे तक जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब रास्ते ही बंद हो गए। बिल्कुल। और इसी पर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का एक अध्ययन है जो दिखाता है कि पिछले सिर्फ 20 सालों में वहां घने जंगलों का क्षेत्र 49% से घटकर सिर्फ 28% रह गया है। क्या मतलब लगभग आधा जंगल खत्म हो गया? हाँ, और ठीक उसी समय में खेती की जमीन और बंजर भूमि का इलाका बढ़ गया, तो हाथियों के जो पारंपरिक रास्ते थे, जिन्हें हम कॉरिडोर कहते हैं, उन पर इंसानी बस्तियां, सड़कें, खदानें ये सब बन गईं। सही कहा। तो जब हाथियों को अपना सदियों पुराना रास्ता नहीं मिलता तो वो कहाँ जाएंगे? वो मजबूरन इंसानी इलाकों में घुस आते हैं। यह टकराव का मूल कारण है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि हाथी खेतों में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जंगल में उनके लिए खाना खत्म हो गया है, मतलब वो भूखे हैं। हाँ, एक मजबूरी में आते हैं। हाँ, मजबूरी में। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बताता है, बल्कि बहुत हैरान करने वाली है ना। ये पूरी चर्चा का शायद सबसे आकर्षक बिंदु है। कर्नाटक में एक बहुत ही रोचक अध्ययन किया गया। अच्छा। वहां शोधकर्ताओं ने 2 तरह के हाथियों की तुलना की। एक वो जो जंगलों के अंदर ही रहते थे और दूसरे वो जो हसन जिले के खेतों में अक्सर फसलों पर हमला करते थे। तो उन्होंने सोचा होगा कि जो हाथी इंसानी बस्तियों के पास आ रहे हैं वो ज्यादा तनाव में होंगे, डर और पकड़े जाने का खतरा। सबने यही सोचा था, लेकिन नतीजे ठीक उल्टे थे। उन्होंने पाया कि फसल खाने वाले हाथी जंगल में रहने वाले हाथियों की तुलना में शारीरिक रूप से कम तनावग्रस्त थे। 1 मिनट, कम तनावग्रस्त थे मतलब उल्टा? बिल्कुल उल्टा। उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर काफी कम था। अरे वाह! तो ये कोई मजबूरी में किया गया हमला नहीं है, ये तो एक दावत पर जाने जैसा है। आप इसे ऐसा समझ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धान, केला, गन्ना, मक्का जैसी फसलें वो उनके लिए सुपर फूड की तरह हैं। सुपर फूड? हाँ, उनमें जंगल के चारे से कई ज्यादा प्रोटीन, मिनरल्स और ऊर्जा होती है। तो ये उनके लिए एक हाई रिस्क हाई गेन वाली रणनीति है। ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदा। बिल्कुल, खासकर नर हाथियों के लिए जो बेहतर पोषण से ज्यादा बड़े और मजबूत बनते हैं। तो ये सिर्फ पेट भरने की मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी एक तरह का आकर्षण भी है। लेकिन ये कम तनाव वाली बात ये शायद हर जगह लागू नहीं होती होगी, खासकर उन इलाकों में जहां जंगल बहुत ज्यादा टूट चुके हैं और इंसानों का रवैया भी मतलब आक्रामक है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दक्षिण भारत की स्थिति के ठीक उलट मध्य और पूर्वी भारत में, जैसे बंगाल और झारखंड में, तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां क्या होता है? वहां जंगल बहुत ज्यादा बटे हुए हैं और यहाँ इंसानों का रवैया भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण है। लोग हुला पार्टी बनाकर मशालों और भालों से हाथियों को खदेड़ते हैं। एक युद्ध जैसी स्थिति होती है। तो इसका हाथियों पर क्या असर पड़ता होगा? उनके स्वास्थ्य पर, उनके व्यवहार पर? इन इलाकों में जब हाथियों के मल के नमूनों की जांच की गई तो पता चला कि वे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं।
उनका पोषण भी खराब होता है। अच्छा। और इस लगातार के तनाव और डर की वजह से वो अपना व्यवहार बदल लेते हैं, जैसे रात के अंधेरे में छुपकर बहुत जल्दी जल्दी घबराहट में खेतों पर हमला करना और भाग जाना। तो एक तरफ कर्नाटक में हाथी एक सोची समझी रणनीति के तहत सुपरफूड खा रहे हैं और दूसरी तरफ वाह, बंगाल और झारखंड में वो डरे हुए भगोड़े जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सही कहा। ये इस बात का सीधा सबूत है कि हमारे काम, हमारे बनाए हुए लैंडस्केप सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। जब हम इस टकराव की बात करते हैं तो मौत और फसल के नुकसान के आंकड़े तो सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो दिखते नहीं पर शायद कहीं ज्यादा गहरे होते हैं, जी जी। जिन्हें हिडन कॉस्ट्स या छिपी हुई लागत कहा जाता है। हाँ, और ये समस्या का सबसे दुखद और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। इसमें सबसे पहले आता है मानसिक आघात। मानसिक आघात? जी, हाथियों के हमले से जो लोग बच जाते हैं वो सालों तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी, डिप्रेशन और गहरे डर के साए में जीते हैं। हमने एक ऐसा मामला देखा जिसे हमले के बाद महीनों तक बुरे सपने आते रहे और उसकी काम करने की क्षमता 50% तक घट गई थी। और इसका असर तो पूरे परिवार पर पड़ता होगा। निश्चित रूप से, खासकर जब घर का कमाने वाला सदस्य मारा जाता है या अपाहिज हो जाता है। विधवाओं को मुआवजा पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो उनके मानसिक तनाव को और बढ़ा देता है। लेकिन एक और छिपी हुई लागत है, रात भर जागकर फसलों की रखवाली करने से होने वाली थकान। रखवाली से थकान, इसे थोड़ा और समझाइए। किसान, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं, वो रात भर जागते हैं। इससे उनकी सेहत खराब होती है, दिन में काम करने की क्षमता घटती है और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सही बात है, रात भर बाहर मच्छरों के बीच। और यहीं से एक और गंभीर समस्या जुड़ती है। इस थकान और तनाव से निपटने के लिए कई पुरुष शराब का सहारा लेने लगते हैं। ओह। और यहीं पर झारखंड का वो अध्ययन एक चौंकाने वाला तथ्य सामने लाता है। वहां हाथियों के हमले में मारे गए 57% पीड़ित उस समय नशे में थे। आधे से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, क्योंकि नशे में इंसान का डर कम हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वो हाथियों का सामना करने की गलती कर बैठता है, जो अक्सर घातक साबित होती है। तो ये तो एक तरह का जानलेवा चक्र बन जाता है, हाथियों का डर, नींद की कमी और फिर शराबखोरी। बिल्कुल। तो इस इतनी जटिल समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? हमने कर्नाटक और झारखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में सुना है, जहां एसएमएस या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पहले से आगाह कर दिया जाता है। हाँ, और ये तकनीकें जाने बचाने में निश्चित रूप से प्रभावी साबित हुई हैं। कर्नाटक के हासन में तो मौतें लगभग 0 हो गई हैं। अच्छा। जी, वहाँ लोगों को हाथियों की मौजूदगी के बारे में पहले से पता चल जाता है, तो वो सतर्क हो जाते हैं। लेकिन कई विशेषज्ञ जैसे डीएस श्रीवास्तव और अजय देसाई इन्हें केवल शॉर्ट टर्म उपाय मानते हैं, है ना? एक तरह का बैंडेड समाधान। बिल्कुल सही। ये सिस्टम टकराव को मैनेज करते हैं, उसके मूल कारण को खत्म नहीं करते। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। और असल बीमारी तो हाथियों के उजड़ते घर हैं। सही कहा। असल और स्थायी समाधान तो हाथियों के आवास को फिर से बेहतर बनाने में, उनके गलियारों को सुरक्षित करने में है। और यहीं पर एक बड़ी विडंबना सामने आती है। वो क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट के कुल बजट का 70% से ज्यादा हिस्सा मुआवजा देने और बाड़ लगाने जैसे तात्कालिक उपायों पर खर्च हो जाता है। मतलब आवास प्रबंधन जैसे असल काम के लिए बहुत कम पैसा बचता है। जी, तो आगे का रास्ता क्या है? हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसे वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। वन हेल्थ अप्रोच, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम इंसानों, हाथियों और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखें। जब तक जंगल बीमार है, हाथी तनाव में रहेंगे, और जब तक हाथी तनाव में है, गांव के लोग डर और थकान से बीमार रहेंगे। ये तीनों एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। तो इसमें तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ जंगलों को फिर से बहाल करना और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को शामिल करना भी जरूरी होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन समुदायों ने सदियों से हाथियों के साथ रहना सीखा है। वे उनके व्यवहार को हमसे बेहतर समझते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हाथी इंसान का टकराव सिर्फ एक वन्यजीव प्रबंधन की समस्या नहीं है। ये पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल जाल है। हाँ, ये सिकुड़ती जगहों की कहानी है और उस सिकुड़न की भारी कीमत की कहानी है जो दोनों तरफ चुकानी पड़ रही है। आगे का रास्ता तात्कालिक उपायों से आगे जाकर स्थायी समाधानों की ओर देखना होगा। बिल्कुल,
एक ऐसा नजरिया अपनाना होगा जो मानता हो कि हाथियों का, इंसानों का और जंगलों का भविष्य एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। कई आदिवासी समुदाय हाथियों को गणेश बाबा मानकर पूजते हैं, तो वहीं कई इलाकों में वे डर और गुस्से का प्रतीक बन गए हैं। एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि कुछ गांव में हाथियों के डर से चोर भी रात में आने से कतराते हैं। मतलब वो अनजाने में गांव की सुरक्षा भी करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस टकराव को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशों में क्या हम इंसानों और इन विशालकाय जीवों के बीच के उस जटिल रिश्ते को खोने का जोखिम उठा रहे हैं, जिसमें श्रद्धा भी है, डर भी और एक अनजाना संरक्षण भी। हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि उस पूरी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखे जिसका वो हिस्सा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो और इससे आपका कुछ ज्ञानोवर्धन हुआ हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।